हेलो एंड वेलकम दोस्तों। आज स्टार्ट करने वाले हम द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी का ये पार्ट 3 है, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह से आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के बाद यूनिपोलर वर्ल्ड की क्या होती है, शुरुआत होती है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपने डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर का टॉपिक अगर आपने नहीं देखा है, जो हमने पार्ट 2 में किया था, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर आप इस टॉपिक में जो मेन कंटेंट है आज का जो हमारा है वो यूनिपोलर वर्ल्ड टॉपिक को लेके है। क्या है यूनिपोलर वर्ल्ड और किस तरह से इसकी क्या होती है, शुरुआत होती है, इसी को इस पार्ट में हम समझने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि उसके क्या इम्पैक्ट रहे यूनिपोलर वर्ल्ड के, और कब किसी नेशंस को यूनिपोलर वर्ल्ड का क्या दिया जाता है, दर्जा मिलता है। तो ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये समझिए यूनिपोलर वर्ल्ड का मतलब कि जब पूरी दुनिया में एक महाशक्ति हो और उसी का ही डोमिनेंस हो, चाहे अगर हम बात करें उसके इकोनॉमिकल सेंस में, चाहे उसके हम बात करें पॉलिटिकल सेंस में, या फिर हम कह सकें उसके हार्ड पावर या फिर मिलिट्री को लेके। ठीक है, इस तरह के डोमिनेंस किसी भी एक पर्टिकुलर नेशंस का जब वर्ल्ड पे या फिर इंटरनेशनल लेवल पे होता है, तो इस तरह के शक्ति को या फिर इस तरह के मतलब पावर को हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर वर्ल्ड नेशंस में उसको क्या करते हैं, काउंट करते हैं। ठीक है, तो ऐसा ही हुआ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन यूनिपोलर वर्ल्ड की क्या मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं पीछे का आपको मतलब बेसिक बताना चाहूँगा, जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कि एक्चुअल में यूनिपोलर वर्ल्ड का कंसेप्ट है क्या। ठीक है, तो जैसा कि चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बायोपोलैरिटी। ठीक है, तो जैसा मैंने आपको पार्ट 2 में बताया था कि बायो का मतलब क्या होता है बच्चे, दो होता है, और पोलैरिटी का मतलब होता है सुपर पावर। तो अब क्या था कि आफ्टर द एंडिंग ऑफ वर्ल्ड वॉर सेकेंड दो महाशक्तियां निकल के आई थी, एक यूएसए एंड अनदर इज यूएसएसआर। लेकिन 1991 में यूएसएसआर का क्या हो गया दोस्तों, डिसइंटीग्रेशन हो गया, जिसका परिणाम ये निकल के आया कि अब पूरी दुनिया में बस सिर्फ और सिर्फ क्या बची, एक महाशक्ति बची, और वो कौन बचा, यूएसए बचा। ठीक है, तो 1991 के बाद से ही अब दुनिया में क्या बचा है, सिर्फ एक महाशक्ति बची है। ठीक है, तो उस महाशक्ति को ही क्या बोला गया है, यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत बोली गई है। ठीक है, तो इफ वी टॉकिंग अबाउट यूनिपोलर वर्ल्ड डेफिनेशन, तो सीधी सी बात है, यूनिपोलैरिटी इन इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर वेयर वन स्टेट enjoy all exercises and or exercises according or on the behalf of their culture, economic and military influences। तो यह एक यूनिपोलर वर्ल्ड की क्या है, डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ठीक है, तो यूनिपोलर वर्ल्ड को आप ऐसे समझ सकते हैं कि जब किसी एक पर्टिकुलर नेशंस का, ठीक है, किस फील्ड में, कल्चर के फील्ड में, इकोनॉमी के फील्ड में और मिलिट्री के फील्ड में वर्ल्ड में उसका क्या हो, डोमिनेंस हो, और दुनिया उसका क्या मानती हो, लोहा मानती हो। ठीक है, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में उसका क्या हो, एक अच्छा खासा दबदबा हो, तो इस तरह के पर्टिकुलर नेशंस को हम महाशक्ति का दर्जा या फिर उसको हम यूनिपोलर वर्ल्ड में काउंट करते हैं। ठीक है, और ऐसा ही हुआ आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर के, क्योंकि 1990 में यूएसएसआर क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। अब पूरी दुनिया में बस एक ही महाशक्ति बची, यूएसए, और उसका कोई कंपैरिजन नहीं था पूरे वर्ल्ड में, चाहे अगर हम कल्चर के फील्ड में बात करें, चाहे हम इकोनॉमी के फील्ड में बात करें, या फिर हम चाहे मिलिट्री के फील्ड में बात करें। ठीक है, तो इस वजह से हमें कह सकते हैं कि 1991 के बाद किसकी शुरुआत होती है दोस्तों, यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यहाँ पे एक पॉइंट थोड़ा सा मैं आपको क्लियर कर दूँ। आम तौर पे पूरी दुनिया में 3 तरह के पोलर सिस्टम होते हैं। ठीक है, पूरी दुनिया में 3 तरह के पोलर सिस्टम होते हैं, यूनिपोलैरिटी, बायोपोलैरिटी एंड अनदर इज मल्टीपोलैरिटी। ठीक है, तो अगर हम आज के समय की बात करें तो आज का वर्ल्ड कैसा है दोस्तों, यूनिपोलैरिटी वर्ल्ड है। ठीक है, क्यों यूनिपोलैरिटी, क्योंकि आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही महाशक्ति है, वो कौन है, यूएसए है। ठीक है, बायोपोलैरिटी में क्या होता है, बिफोर 1991 दुनिया कैसी थी, बायोपोलैरिटी थी। क्यों, क्योंकि इस दुनिया में यूएसए एंड यूएसएसआर दो महाशक्तियाँ थीं। इस वजह से
हम कह सकते हैं कि 1945 से लेके 1991 तक का जो पीरियड माना गया है वो कौन सा माना गया है, बाइपोलैरिटी माना गया है, ठीक है। और मल्टीपोलैरिटी सीधी सी बात है कि जब दो से ज़्यादा महाशक्तियाँ मतलब जनरेट हो जाती हैं वर्ल्ड में या किसी भी पर्टिकुलर मतलब वर्ल्ड में, ठीक है, तो उस सिचुएशंस में हम क्या कहते हैं उसको, मल्टीपोलैरिटी। जैसे अगर हम बात करें कि जैसे आने वाले समय में भारत को भी एक महाशक्ति के तौर पे देखा जा रहा है, रसिया भी इसका कारण में, इजराइल भी एक महाशक्ति के तौर पे उभर रहा है, चाइना भी इस होड़ में है। तो अगर यह सारे देश महाशक्ति की तरह उभर के आ जाते हैं तो हमें कहेंगे कि मल्टीपोलर वर्ल्ड की क्या हो चुकी है, शुरुआत हो चुकी है। बट अभी शायद हम इसमें नहीं काउंट कर सकते क्योंकि 2030 तक तो मुश्किल है कि न्यू कोई महाशक्ति उभर के सामने आ सके। तो इसीलिए हमें कह सकते हैं कि आज के समय में पूरी दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही मतलब वो महाशक्ति है, जिस वजह से हमें कह सकते हैं कि जो आज का जो टाइम पीरियड है वो क्या है बच्चे, यूनिपोलर वर्ल्ड का टाइम पीरियड है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक महाशक्ति है और वो कौन है, यूएसए है, ठीक है। कई बार पेपर में आपसे एक नंबर में पूछ लिया जाता है, डेफिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछ लिया जाता है, तो आप सीधा सा सिंपल डेफिनेशन बता सकते हैं यूनिपोलर वर्ल्ड की। क्या बता सकते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय सोल सुपर पावर। बच्चे सोल का मतलब है यहाँ पे सिंगल, सोल का मतलब क्या होता है, सिंगल होता है, ठीक है। व्हेन इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेटेड बाय अ सिंगल पावर या फिर सोल सुपर पावर या फिर हाइपर पावर इज नोन एज यूनिपोलर सिस्टम। तो सीधी सी बात है, अगर आपसे पेपर में पूछ लिया जाए कि व्हाट इज़ यूनिपोलर सिस्टम, तो सीधी सी बात है, जब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या फिर इंटरनेशनल सिस्टम डोमिनेट किया जा रहा हो किसी एक सिंगल पावर के बेसिस पे, तो इस तरह के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं, ठीक है। तो सीधी सी बात है, आफ्टर द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर इन द पीरियड ऑफ 1991, तो जो यूएसए है वो एक महाशक्ति के तौर पे उभर के सामने आ जाता है, ठीक है। सो वी कैन से दैट आफ्टर द कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन लेफ्ट द वर्ल्ड विथ अ सिंगल पावर, ठीक है। तो जैसे ही यूएसएसआर का क्या हो जाता है, डिसइंटीग्रेशन हो जाता है, तो पूरी दुनिया में बस सिर्फ और सिर्फ एक सिंगल पावर रह जाती है, और वो कौन रह जाता है दोस्तों, यूएसए रह जाता है, ठीक है। तो यहीं से ही यूनिपोलर वर्ल्ड की क्या हो जाती है, शुरुआत मानी जाती है। देखिए, अगर हम यूएसए के यूनिपोलर वर्ल्ड की बात करें या फिर उसके महाशक्ति की बात करें, तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि 1991 के बाद से ही वो महाशक्ति का रूप बना हुआ है। इसके इम्पैक्ट 1945 से ही देखने को मिलते हैं। क्यों? क्योंकि 1945 के बाद जो यूएसए है वो अपने आप को एज ए सुपर पावर की तरह शो करना शुरू कर दिया था, क्योंकि कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिससे साबित हो जाता है कि 1945 से ही यूएसए ने अपने आप को एज ए महाशक्ति के रूप में, एज ए सुपर पावर के तौर पे शो करना शुरू कर दिया था। फॉर एग्जांपल 1945 में हिरोशिमा एंड नागासाकी पे जो इसके द्वारा एटम बम का इस्तेमाल किया गया था। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हम देख सकते हैं कि मतलब किस तरह से उसने मतलब एक्शंस लिए थे, ठीक है। उसके बाद 1965 वियतनाम में भी हमने देखा, ठीक। और सबसे बड़ी चीज़ 1979 से लेके 1989 तक जो अफ़गान वार चला था, इसमें भी यूएसए का एक बहुत बड़ा रोल माना गया था। तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जो यूएसए था वो 1945 से एज ए सुपर पावर की तरह वर्ल्ड में क्या करने लग गया था, बिहेव करने लग गया था, और एक तरह से अपनी हेजमनी स्टार्ट कर देता है। हेजमनी का मतलब होता है कि दादागिरी, अपना दबदबा दिखाना शुरू कर दिया था। और दूसरी चीज़ 1991 में क्या हुआ, यूएसएसआर भी दूसरी तरफ क्या हो गया, डिसइंटीग्रेट हो गया। तो हमें कह सकते हैं कि यूएसए के मुकाबला करने के लिए कोई भी नेशन उसके बराबर का नहीं था। तो ये सीधी सी बात है कि अब पूरे के पूरे वर्ल्ड में यूएसए की अपनी एक हेजमनी स्टार्ट हो जाती है, और इस हेजमनी पीरियड को ही क्या बोला जाता है, यूनिपोलर वर्ल्ड की शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। तो आई होप आपको यूनिपोलर वर्ल्ड की डेफिनेशन क्लियर हो गई हुई। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि कब कोई नेशन या कब किसी देश को सुपर शक्ति का दर्जा दिया जाता है, या फिर उसको यूनिपोलर वर्ल्ड का क्या दिया जाता है, दर्जा दिया जाता है। तो जब वह 3 कंडीशन या फिर कुछ शर्तें नियम डिसाइडेड करी जाती है, उस अगर वो कंप्लीट करता है या फिर उस फील्ड में उसका डोमिनेंस माना जाता है, तब हम कह सकते हैं कि पर्टिकुलर नेशन इज कंसीडर एज यूनिपोलर नेशन, ठीक है।
जैसे कई बार पेपर में आपसे मतलब क्वेश्चन बन सकता है, डिफाइन हाउ वी कैन आइडेंटिफाई द डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग व्हाट सुपर पावर। ठीक है, तो कई बार आपसे पूछा जा सकता है कि मतलब क्या आप आइडेंटिफाई करके बता सकते हैं कि कब किसी पर्टिकुलर नेशंस को सुपर पावर का क्या मिलता है, दर्जा मिलता है। ठीक है, तो 3 कंडीशन अगर आप पेपर में डिफाइन कर देते हैं तो आपके फुल फ्लैक्स मार्क्स मिलने के पूरे चांसेस बन जाते। ठीक है, तो वो 3 कंडीशन कौन कौन से? पहला कंडीशन ये दोस्तों, हेजमनी एज अ हार्ड पावर। ठीक है, पहला कंडीशन क्या है? हेजमनी एज अ हार्ड पावर। दूसरा कंडीशन क्या है? हेजमनी एज अ स्ट्रक्चर पावर। एंड थर्ड वन इज हेजमनी एज अ सॉफ्ट पावर। ठीक है, अब हार्ड पावर, स्ट्रक्चर पावर और सॉफ्ट पावर क्या है, इसको हम यहाँ पे डिटेल में समझेंगे, जिससे कि आपको पेपर में राइटिंग के वक्त मटेरियल की कमी न हो। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे हम हेजमनी एज अ हार्ड पावर। ठीक है, हार्ड पावर का सीधा सा मतलब है उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी। अगर हम यूएसए का उदाहरण लेते हैं, ठीक है, तो आज अगर हम देखेंगे जो यूएसए की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, इतना बैलेंस सिस्टम है कि वो किसी भी प्लानेट के किसी भी एरिया पे विथ इन अ शॉर्ट टाइम पीरियड में वो क्या कर सकता है, उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहाँ पे वो रीच कर सकता है, पहुँच सकता है। वह इसकी मिलिट्री कैपेबिलिटी को ही दर्शाता है। ठीक है, और उसके मिलिट्री के सेंस में अगर बात करें तो शायद वर्ल्ड में कोई भी ऐसी मिलिट्री नहीं है जो आज के समय में यूएसए की मिलिट्री का क्या कर सके, मुकाबला कर सके, और पूरे के पूरे वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी सिचुएशंस में अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी को क्या कर सकता है, बैलेंस कर सकता है। यह उसके हार्ड पावर को दर्शाता है। ठीक है, दूसरी कंडीशन क्या है? हेजमनी एज अ स्ट्रक्चर पावर। देखिए, हेजमनी जो शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, हेजमनी का आप मतलब ऐसे समझिए कि दबदबा। ठीक है, दबदबा मतलब किसी भी फील्ड में, मतलब अलग अलग फील्ड में जो यूएसए का जो अपना दबदबा है। ठीक है, तो हेजमनी दबदबा भी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि दादागिरी। ठीक है, जो कि उसके मुकाबले का कोई ना हो। ठीक, तो दूसरा क्या है? हेजमनी एज अ स्ट्रक्चर पावर। स्ट्रक्चरल पावर का मतलब क्या है कि यूएसए जो है, ठीक है, स्ट्रक्चरल पावर में भी वर्ल्ड का क्या माना जाता है, डोमिनेटिंग नेशन माना जाता है। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रक्चरल पावर के अंतर्गत यूएसए ने दुनिया को ग्लोबल पब्लिक गुड्स दिया है। अब ये ग्लोबल पब्लिक गुड्स क्या होता है? ग्लोबल पब्लिक गुड्स वो तो आर दोज गुड्स वेयर और बाय विच पर्सन कैन कंज्यूम विदाउट रिड्यूसिंग इट्स कम्युनिटीज़ या फिर अमाउंट। ठीक है, तो ग्लोबल पब्लिक गुड्स सीधा सा मतलब है कि ऐसे गुड्स, ऐसे प्रोडक्ट्स जिसका कोई भी पर्सन लगातार इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन उसके अमाउंट में किसी तरह की कमी नहीं आ रही है। ठीक है, इस तरह के गुड्स को हम क्या कहते हैं? ग्लोबल पब्लिक गुड्स कहते हैं। अगर हम सिंपल उदाहरण लें, आप सांस लेते हैं, फ्रेश एयर लेते हैं, हवा लेते हैं, तो क्या इसकी क्वांटिटी में किसी तरह की कमी आ रही है? ठीक है, आप जिस रोड से अपना व्हीकल चलाते हैं, जिस रोड से आप सफ़र करते हैं, क्या उसके इस्तेमाल करने से उसकी क्वांटिटी में कमी आती? किसी तरह की नहीं आती। ठीक है, तो इस तरह के कुछ पब्लिक गुड्स यूएसए ने दुनिया को दिया है, जिसका किसी तरह का सप्लीमेंट्स नहीं है, जिसका किसी तरह का मतलब रिप्लेसमेंट नहीं है। यानी आपको किसी भी कंडीशन में उसी को ही आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, उसका कोई और रिप्लेसमेंट नहीं है। फॉर एग्जांपल, जैसे अमेरिका ने दुनिया को क्या दिया है? सी लेंस कम्युनिकेशन दिया है। सी लेंस कम्युनिकेशन का मतलब है कि समुद्र के मार्ग दिए हैं। समुद्र का मार्ग का सीधा सा मतलब है कि आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएसए ने समुद्र की क्या करी थी, यानी सी का क्या किया था? सी फ्लोर मैपिंग करा था। सी फ्लोर मैपिंग के बिहाफ पे उसने बताया कि किस देश के लिए कौन सा डायरेक्शन डिसाइड हो सकता है, कौन सा रूट समुद्र में डिसाइड हो सकता है। वो ओवरऑल सिस्टम, जो एक नेविगेशन जो सिस्टम होता है, वो दुनिया को किसने दिया है? यूएसए ने दिया है। इसको हम शॉर्ट में स्लोक भी कहते हैं। ठीक है, स्लोक का मतलब सीधा सा होता है दोस्तों, सी लेंस ऑफ कम्युनिकेशन। तो ऐसा नहीं है कि समुद्री जो मार्ग था वो पहले इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन बहुत ज़्यादा वो टफ होता था, बहुत ज़्यादा रिस्की होता था। 80% मामले में जो सी रूट्स थे वो बहुत ज़्यादा क्या थे? डेंजरस माने जाते थे। लेकिन आफ्टर द एंडिंग ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो
सी है उसकी फ्लोर मैपिंग करी गई थी किसके द्वारा, यूएसए के द्वारा, जिसके बेसिस पे आज के समय में एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉसिबल हो पा रहा है, जिसके बिहाफ पे अलग अलग समुद्री मार्ग बनाए गए हैं, ठीक है, जिसके रूट के आधार पे नेविगेशन सिस्टम के बेसिस पे एक जगह से दूसरी जगह से आसानी से एक्सपोर्ट इंपोर्ट किया जा सकता है, व्यापार किया जा सकता है, पर्सन को ट्रांसफ़र किया जा सकता है, ठीक है। दूसरा इसने क्या दिया है दुनिया को, इंटरनेट दिया है। और आज के समय में आप इंटरनेट के महत्व को आप बेहतर तरीके से समझते हैं। मेरा और आपका जो कम्युनिकेशन हो रहा है उसका भी एक मतलब है, कह सकते हैं कि जो एक माध्यम है वो भी कौन है, इंटरनेट है। और इंटरनेट किसने प्रोवाइड किया है, दुनिया को अमेरिका ने दिया है। तो यह इसके स्ट्रक्चर पावर को मतलब दर्शाता है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, क्या आज के समय में इंटरनेट का कोई और रिप्लेसमेंट है, तो सवाल है और सीधा सा आंसर है नो, क्योंकि इसका कोई रिप्लेसमेंट नहीं है। तो स्ट्रक्चरल पावर में भी यूएसए की क्या है आज के समय में, एक अपनी डोमिनेंस है, ठीक है। दूसरा, दुनिया को इसने क्या दिया है, एमबीए दिया है, मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, जो कि 1950s में ही अपने देश में इसने क्या कर दिया था, लागू कर दिया। एमबीए का मतलब होता है कि किसी फील्ड में एक्सपर्टाइज होना, ठीक है। और यह कंसेप्ट भी अमेरिका के द्वारा किसको दिया गया है, दुनिया को दिया है। तो ये कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैन मेड हैं, और यह प्रोडक्ट किसके द्वारा दिया गया है, यूएसए के द्वारा दिया गया, दुनिया को दिया गया है, जिसको हम किस कैटेगरी में रखते हैं, ग्लोबल पब्लिक गुड्स में इसको हम रखते हैं, ठीक है। तो यह किसको दर्शाता है, यूएसए के स्ट्रक्चरल पावर को दर्शाता है, ठीक। लास्ट उसने क्या दिया है, हेजमनी एज अ सॉफ्ट पावर, ठीक है। देखिए, अगर हम उसके इकोनॉमिकली पावर की बात करें तो समझ में आता है, वर्ल्ड डोमिनेंस में आता है, ठीक है। उसके हम हार्ड पावर की बात करें, मिलिट्री कैपेबिलिटी की बात करें तो इसका भी कोई मुकाबला नहीं है, ठीक है। इसके साथ साथ उसके कल्चर का भी पूरे वर्ल्ड में मतलब स्वागत किया जाता है, यानी कल्चर के फील्ड में भी अमेरिका का क्या माना जाता है, डोमिनेंस माना जाता है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है, डोमिनेंस ऑफ यूएसए इज नॉट ओनली इकोनॉमिक एंड मिलिट्री पावर बट आल्सो कल्चरल प्रेजेंस है, ठीक है। दुनिया का मतलब यूएसए का दुनिया पे सिर्फ इकोनॉमी और मिलिट्री में ही अपनी कैपेबिलिटी नहीं दर्शा रहा, उसके साथ साथ वो कल्चर का भी उसका अपना क्या है, दबदबा है पूरी दुनिया में, ठीक है। आज जो हम कपड़े पहन रहे हैं, जो हमारा ड्रेसिंग स्टाइल्स है, ठीक है, जो हमारा खान पान है, उन सभी में कहीं ना कहीं अमेरिकी कल्चर आता है। आप अक्सर कहते होंगे कि ये वेस्टर्न स्टाइल है, ये वेस्टर्न कल्चर को बढ़ावा दे रहा है, ये वेस्टर्न कल्चर के फूड आइटम्स रिलेटेड है, ठीक है। तो वेस्टर्न कल्चर की जो वर्ल्ड की जो शुरुआत करी थी वो किसने करी थी, यूएसए ने करी थी। तो हम कह सकते हैं कि ओवरऑल वर्ल्ड में कल्चर के फील्ड में भी यूएसए का एक बहुत बड़ा क्या माना गया है, डोमिनेंस माना गया, ठीक है। उदाहरण के तौर पर हम ले सकते हैं, जैसे हमारा ड्रेसिंग सेंस, जो हमारा पहनावा है, जो हमारे कपड़े हैं, ठीक है। साथ ही साथ ईटेबल थिंग्स, खान पान में भी आज आप देख रहे हैं कि हमारे खान पान में भी एक अमेरिकी कल्चर का मतलब झलक नज़र आती है। उदाहरण के तौर पे आप पिज़्ज़ा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, ठीक है। उसके अलावा जैसे KFC, मैकडोनल्ड, ये वो कल्चर हैं जो कि आज हमारे भारतीय खान पान का एक बहुत बड़ा क्या बन चुका है, हिस्सा बन। भारतीय की ही बात नहीं है, अगर आप वर्ल्ड के किसी भी हिस्से में जाते हैं तो आपको अमेरिकी कल्चर डोमिनेंस देखने को मिलता है, ठीक है। उसके अलावा मल्टीमीडिया में सबसे बड़ी चीज़ है हॉलीवुड, दुनिया को इसने दिया है। साथ ही साथ मल्टीमीडिया में अगर आज देखें तो नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम, ये जो बेसिक फैसिलिटीज़ आपको जो मिल रही है, ठीक है, यह सब भी अमेरिका की सॉफ्ट पावर को दर्शाता है दुनिया में डोमिनेंस को लेके, ठीक है। तो अगर कोई नेशन, ठीक है, इन 3 फील्ड में अपना दबदबा इंटरनेशनल लेवल पे या इंटरनेशनल सिस्टम में अपना दबदबा मेंटेन कर लेता है, तो उस पर्टिकुलर नेशंस को सुपर पावर का दर्जा दिया जा सकता है या फिर दिया जाता है, ठीक है। बट अभी तक ऐसा कोई भी नेशंस नहीं है। 1991 से पहले था, यूएसएसआर का दबदबा था और यूएसए का भी था, लेकिन 1990 पीरियड आते आते यूएसएसआर क्या हो गया, पूरी तरह से डिसइंटीग्रेट हो गया, जिस वजह से वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ यूएसए की ही डोमिनेंस है, जिस वजह से जो आज का पीरियड है
वो यूनिपोलर वर्ल्ड के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा यूनिपोलर वर्ल्ड क्या है और कब किसी नेशंस को यूनिपोलर वर्ल्ड का दर्जा मिलता है। ठीक है दोस्तों, तो बस आज के लिए बस इस वीडियो में इतना ही, और जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम फर्स्ट गल्फ वार के बारे में करेंगे, जो कि CBSE के द्वारा न्यू टॉपिक ऐड किया गया है आपके सिलेबस में। ठीक है दोस्तों, बाकी अगर आपने पार्ट 1 पार्ट 2 नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आप उसे देख लेते हैं तो फिर आगे के जो कंटेंट्स हैं, आगे के जो टॉपिक्स हैं, समझने में आपको बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। तो ठीक है दोस्तों, बस आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।